नाम से लग रहा है सभी व्यक्तियों को एलर्जी होती है। आप अचानक बैठे हैं और बैठे बैठे सडनली आपको जो है स्नीजिंग शुरू हो जाती है, वीनिंग शुरू हो जाती है। कोई कारण नहीं है कि सर दर्द क्यों हो रहा है, कोई कारण नहीं है कि छींकें क्यों आ रही है। व्हेन यू कम अवे योर सिम्टम्स दिस इज अपीयर। जब आप कहीं से हटते हैं तो स्नीजिंग बंद हो जाती है, सर दर्द बंद हो जाता है। तो सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल इन द एनवायरनमेंट। तो द above mentioned reactions could be because of allergy to pollen, mites, etc., which are different in different places. तो कहने का मतलब ये है कि the X aggregated response or hypersensitive reaction of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. The substance or agent which produce an immune response are called allergens. Mites in dust, pollen, animal dander, these are the allergens. और ये जो चीज़ें होती हैं इसको एलर्जी कहते हैं। The antibodies produced in response to allergens are IgE type. कॉमन सिम्टम्स ये हैं एलर्जी के, एक तो स्नीजिंग होगी, छींकें आएंगी, वाटरी आइज, रनिंग नोज and difficulty in breathing. The symptoms of allergy are produced due to release of histamine and serotonin from the mast cell. Now we will discuss about the determination of cause of allergy. The patient is exposed to injected with very small doses of possible allergens and the reactions are studied. बहुत सैकड़ों प्रकार की एलर्जी होती है। किससे एलर्जी है, इसके लिए पर्टिकुलर टाइप के एलर्जेंस की बहुत छोटी थोड़ी सी मात्रा जो है बॉडी में इंजेक्ट की जाती है और उसका स्टडी करते हैं और स्टडी करके फिर उसका जो है ट्रीटमेंट करते हैं। ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन and steroids quickly reduce the symptoms of allergy. Increasing incidence of allergy, the modern day lifestyle and protected environment provided during early period of life is resulting in lowering of immunity and more sensitivity to allergens in more and more children in metro cities. This could be because of the protected environmental provided early in life. अब एक ऑटो इम्यूनिटी है। शरीर के अंदर जो है मेमोरी बेस्ड सेल होती हैं, जैसा मैंने कहा था, चाहे वो टी सेल्स हों या बी सेल्स हों, और एक बार कोई एंटीजेंस बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो दोबारा अगर वही एंटीजेंस बॉडी में इंटर करता है तो मेमोरी सेल्स तुरंत उन्हें पहचान लेती हैं और उससे क्या रिएक्शन लेना है वैसे ही एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेशन शुरू हो जाता है। तो ऑटो इम्यूनिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो द मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स is based on the ability to differentiate foreign organism. foreign organism का मतलब क्या हुआ, जो पैथोजेंस हैं, from self cell. We still do not understand the basis of this. Two corollaries of this ability have to be understand. तो ये किस बेसिस पर ऑटो इम्यूनिटी है
इसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं है। दो विचारधाराएं हैं जिन पर ऑटो इम्यूनिटी काम करती है। पहली है हायर ऑर्गेनिजम्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल immunology deals with this aspect. Sometimes due to genetic and other unknown reasons, the body attack self cell. It results damage to the body and is called immune disease. Rheumatoid arthritis affecting many people. तो शरीर के अंदर कभी कभी कुछ एंटीबॉडी बनती हैं और एंटीबॉडी बनकर शरीर के किसी हिस्से को प्रभावित करने लगती हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इसी का एक एग्जाम्पल हो सकता है, जिससे कि जो शरीर की बोन सेल हैं वो प्रभावित होती रहती हैं, होने लगती हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि डैमेज टू बॉडी, और बॉडी को डैमेज करने लगते हैं। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी की, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है तो उसको आप थोड़ा सा समझेंगे। The main function of the immune system are to recognize the foreign antigens, respond to these and keep a memory of them. शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो भी फॉरेन एंटीजेंस आते हैं उन एंटीजेंस को पहचानना और दोबारा वैसे ही रिलेटेड अगर कोई एंटीजेंस आते हैं तो उन्हें डिस्ट्रॉय करना और उनकी मेमोरी को रखना, यही इम्यून सिस्टम है बॉडी का। It also play a role in allergic reaction, autoimmune disease and organ transplantation. तो इसके अलावा जो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन हैं, इस पर हमने पहले ही बात की थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन. वन इज़ द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड अनदर इज़ द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. In the case of primary lymphoid organ, I told you earlier that primary lymphoid organ are the bone marrow and thymus. Bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced. Thymus is located near the heart and beneath the breastbone. It is quite large at the time of birth but reduces to a very small size at puberty. Both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes. फिर हमारे पास जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करते हैं तो दीज आर द लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर द लिम्फोसाइट्स आफ्टर मैचुरेशन आर स्टोर्ड. ये वो स्थान है जहाँ पर जो लिम्फोसाइट जो है मैच्योर होते हैं और स्टोर्ड होते हैं. स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. स्प्लीन जो है सबसे लार्ज शेप बीन शेप जो है ऑर्गन है. मेनली कंटेंस लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स. It acts as a filter of the blood and traps blood-borne microorganisms. It also has a larger reservoir of the erythrocytes. यहीं पर RBC भी बनते हैं. कहाँ? स्प्लीन में. Lymph nodes are small solid structure located at different points along the lymphatic system. Lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigens which reach to lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there
and cause the immune response. तो ये बात रही। फिर हम लोगों ने बात की थी पीछे माल्ट की, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये जो लिम्फॉइड टिश्यू हैं, आप अपनी बुक में सामने देख पा रहे हैं, माल्ट लिखा हुआ है। इट कॉन्स्टिट्यूएट about 50% of the lymphoid tissue in the body, and these lymphoid tissues are located within the lining of major tract. Major tracts कौन से हैं? Respiratory, digestive and urinary tract. तो इन्हीं को म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं, क्योंकि म्यूकोसा से निकलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात की, और आपको बोन मैरो और थाइमस पर स्टडी करनी है और इनके नोट्स तैयार करने हैं। फिर हमारे पास एक बहुत ख़तरनाक बीमारी के विषय में बात कर रहे हैं अब हम, जिसका नाम है एड्स। तो जो एड्स है, इसका जो एब्रीवेशन है, फुल फॉर्म है, आप सब जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का चाचा है, ताऊ है, दादा है, बाबा है, नाना है, जो कुछ कह लो, क्योंकि ये बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब करता है। दैट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। It is group of infections, group of symptoms। तो इसलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। जब कई प्रकार के इन्फेक्शन या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें सिंड्रोम कहा जाता है। सबसे पहले 1981 में इसको देखा गया। इसके जो एड्स के कॉजिंग एजेंट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उसको रेट्रोवायरस कहते हैं, और रेट्रोवायरस HIV है। दैट मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, विच हैव एन एनवेलप इनक्लोजिंग द जीनोम। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है HIV का, वो 3 तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से हो सकता है, जितने आप तरीके ढूंढ पाओ। पहला तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स abusers, and last one, from infected mother to her child through placenta। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। अब कौन लोग जो है हाई रिस्क पर हैं इस डिसीज़ से? तो जो लोग इस डिसीज़ से हाई रिस्क पर हैं, उनमें सबसे पहले स्थान पर ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, वो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ड्रग्स एडिक्ट who take drugs intravenously, individual who acquire repeated blood transfusions, and children born to an HIV infected mother। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितने प्रकार से लोगों को एड्स हो सकता है। अब आप सामने एक फिगर देख पा रहे हैं, दैट इज़ रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस इन्फेक्टेड सेल can survive while viruses are being replicated and released। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि ये वायरल RNA कोर है, ठीक है। तो HIV आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ ए पर्सन इंटर इनटू मैक्रोफेजेस। तो ये वायरल प्रोटीन कोड है, और ये वायरल इन्फेक्शन जो है नॉर्मल सेल में गया, तो जाने पर वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो है वायरल DNA उत्पन्न हुआ। द RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
This viral DNA gets incorporated into host cell and direct the infected cell to produce virus particle. The macrophage contain to produce virus acting like HIV factory. HIV then enter the helper T lymphocyte, replicate and produce progeny virus. The progeny viruses released in the blood attach the helper T lymphocyte and there is a progressive decrease in the number of helper T lymphocyte. क्योंकि जो HIV है T lymphocyte पर ही फीड करता है, तो ये T lymphocyte ख़त्म होने लगेंगे। तो जब ख़त्म होने लगेंगे तो यही इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, तो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम द bouts of fevers, diarrhea and weight loss. Due to decrease in the number of helper T lymphocyte, the person gets easily infected by bacteria like Mycobacterium, viruses, fungi and even parasite like Toxoplasma. The person is unable to protect himself or herself against any infection. तो जो बॉडी की इम्यूनिटी है ये HIV उसे ख़त्म कर देता है। तो जो बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, मान लो आपके घर की दीवार है, दीवार ही टूट गई, तो जिसकी इच्छा होगी वही घर के अंदर घुसेगा। दीवार आपके लिए इम्यून सिस्टम है। तो जब टी लिम्फोसाइट ही ख़त्म हो गई भैया, तो जब ख़त्म हो गई तो क्या कर पाओगे? जो भी बीमारी है वो आपके अंदर घुस जाएगी, आप उसे रोक नहीं पाओगे। अब इसको डायग्नोस किससे करते हैं? तो डायग्नोस करने के लिए जो है HIV इन्फेक्शन इज डायग्नोस्ड बाय ELISA टेस्ट। ELISA मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब इसका ट्रीटमेंट तो संसार में कोई है नहीं। द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं वही जो है थोड़ी बहुत बीमारी से बचा सकती हैं। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। थोड़ी उम्र लंबी कर सकते हैं, जिसको एड्स हो गया हो बचा नहीं सकते हैं, व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो जिसको एड्स हो गया है वो कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक, मतलब कि 5 से 10 साल तक भी वो जिंदा रह सकता है, ये जरूरी नहीं है। आफ्टर गेटिंग द बॉडी ऑफ पर्सन द वायरसेस इंटर इनटू मैक्रोफेज और फिर वो DNA को चेंज करेगा वगैरह वगैरह करता हुआ अपनी लाइफ को जिएगा। तो एड्स से बचने का क्या उपाय है? तो एन एड्स हैज़ नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। मोरओवर HIV infection more often spread due to conscious behavior pattern and is not something that happen in adversity like pneumonia or typhoid। तो निमोनिया और टाइफाइड से नहीं फैलेगा। इन्फेक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और भैया इसके अलावा बहुत से लोगों से मिलोगे तो हो सकता है। तो प्रिवेंशन ये है कि नाइको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से NGO कहते हैं आर डूइंग ए लॉट ऑफ to educate people about AIDS। WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection। और जो हैं उनके विषय में हम बात कर रहे हैं। पहला तो ये है कि मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV। ब्लड बैंक से जो ब्लड ले रहे हैं वो देख लें कि उसमें HIV कम से कम ना हो। Ensuring the use of only disposable needles and syringe, free distribution of condom ऐसा करना चाहिए, controlling drug abuse, advocating safe sex, promoting regular checkup for HIV in
सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन। तो अगर ऐसा हम कर पाएँ तो एड्स से बच सकते हैं, वरना बचने का कोई उपाय नहीं है। तो जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज़ बीन राइटली सेड, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस इन आवर कंट्री। तो अधिकांश लोग जो है अज्ञानता से मर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ कर रहे हैं नैको और एनजीओज़। हमें भी इसके विषय में जनता को अवेयर करना चाहिए। ड्रग्स लोग ना लें, अब नहीं लें, क्या करें यार, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग लेने लगे हैं, अब हम क्या करें भैया। इसके अलावा मैंने आपसे कहा एडवोकेटिंग ऑफ सेफ सेक्स, मतलब जो हमारा पार्टनर है उसी के साथ सेक्स करें, इधर उधर मुंह ना मारें। और प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV इन सस्टेनेबल पॉपुलेशन आर सम सच स्टेप्स दैट शुड बी टेकन। इसके बाद दूसरी बीमारी हमारे पास जो है वो कैंसर है। तो कैंसर जो है बीमारी क्या है यार, ये एक प्रकार का कह सकते हो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफेरेशन ऑफ सेल्स है विच इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। अचानक सेल में जो है होने वाला इन्वेजन है, या सेल में अचानक होने वाले अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन हैं। तो कैंसर से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। नॉर्मल सेल शोज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. Cancer cell lost the property of contact inhibition and continue to divide, giving rise to masses of cell called tumors. और ये ट्यूमर्स जो हैं बेचारे फट जाते हैं, फटने पर जो है आसपास की जगहों पर ये सेल को पहुंचाने लगते हैं, और दीज सेल ग्रो रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे आल्सो स्टार्ट द नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। और इस प्रकार से आसपास की सेल को पहुंच करके डैमेज करते हैं। अब भैया उसके लिए मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। और जो इसके कैंसर के ट्यूमर्स हैं ये दो प्रकार के हैं, एक हैं बिनाइन ट्यूमर्स और दूसरे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो जो बिनाइन ट्यूमर हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं। दे रिमेन confined to their original location and do not spread to other part। तो जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो जहाँ पर सेल का डिवीजन हुआ वहीं पर वो ट्यूमर बने रहते हैं, आसपास नहीं फैलते हैं, तो कैंसरस नहीं होते हैं। दे आर नॉन कैंसरस ट्यूमर्स, दे कॉज लिटिल डैमेज टू द बॉडी। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। दे आर masses of proliferating cells, that means neoplast are tumor cells which grow very rapidly, invade and damage the surrounding normal tissues, starving the normal cells by competing for vital nutrients. They are cancerous tumor. The cancerous cells move to other body parts through blood and produce new tumors, और इसे मेटास्टेटिस कहते हैं, कॉजिंग ग्रेट डैमेज ऑफ द बॉडी। तो इसमें जो कॉज ऑफ कैंसर हैं उसमें कुछ फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट्स में आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरेज एंड गामा रेज and non-ionizing
radiations like ultraviolet rays causing DNA damage that lead to neoplastic transformation. Chemical agents में chemical carcinogens like tobacco, smoke is the major cause of lung cancer. Biological में जो है oncogenic virus हैं, have gene called viral oncogenic that induce cancer. तो ऑन्कोजेनिक वायरस जो है उसमें जीन्स होता है जिसे वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं, और दूसरे जो और जीन्स हैं जिन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं, ओंक कहते हैं और प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं. तो प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस लेड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स. ये जो सेलुलर ऑन्कोजीन्स हैं ये शरीर के अंदर हमेशा होते ही होते हैं, और कब ये एक्टिव हो जाएंगे ये भैया मुझे भी पता नहीं है. बस बचाव ही कर लो और क्या कर सकते हैं भाई. सिगरेट ना पियो, तंबाकू ना खाओ, क्योंकि एक बड़ा कारण है यह कैंसर का. तो कैंसर के डिटेक्शन का एक ही तरीका है बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ टिश्यू एंड ब्लड. तो इसी से आपको बचना है और आसपास के लोगों को भी बचाना है, और बचाव ही इसका उपाय है, बाकी कोई उपाय है नहीं भाई. तो जो कैंसर होता है अगर स्किन का हो रहा है तो कार्सिनोजन कैंसर है. बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन दी केस ऑफ ल्यूकेमिया. बायोप्सी में करते ये हैं अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन इज स्टैंड एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप बाय पैथोलॉजिस्ट. दूसरा है इमेजिंग टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरेज, CT स्कैन एंड MRI. MRI का मतलब है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग आर यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन. CT uses X-ray to generate a 3-dimensional image of the internal organ. MRI uses strong magnetic field and non-ionizing radiation to detect pathological and physiological changes in the tissues. अब इसके लिए कंट्रोल करने के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ यूज करते हैं. और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज आल्सो यूज टू डिटेक्ट जीन्स विथ इनहेरिटेड सस्पेक्टिबिलिटी टू सर्टन कैंसर. कैंसरस टिश्यूज़ को रिमूव करके सर्जरिकली रिड्यूस करते हैं द लोड ऑफ सेल्स, इसे सर्जरी कहते हैं. रेडिएशन थेरेपी है द ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली टेकिंग केयर ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज़. कीमोग्राफी है कीमोथेरेप्यूटिक drugs are used to kill cancerous cells. However, majority of drugs have side effects like hair loss, anemia. Immunotherapy है it involves the use of biological response modifiers like alpha interferon which activate the immune system and help in destroying the tumor. Most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. तो इतने विषय पर हम लोगों ने आपसे आज बात कर ली है. कल हम लोग मिलेंगे तो फिर कुछ बात करेंगे, देखेंगे.